स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खेल महाकुंभ 2023 का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स के साथ 15 प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली छात्र प्रतिभाग करते हैं। खेल महाकुंभ 2023 में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहां उत्साह लाते हैं, उमंग भरते हैं और एक जोश पैदा करते हैं, और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विकास के लिए भी, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस प्रकार अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, ये इसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, और एक टीम वर्क, यानी कि सब मिलजुल कर किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, ये सिखाने का काम, इस प्रकार का कार्य करने का अवसर, यह भी हमको खेल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जो जीतने की क्षमता, यह भी प्रदान करता है। प्यारे खिलाड़ियों, राज्य स्तर पर होने वाला ये जो खेल महाकुंभ है, ये उत्तराखंड के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनको अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत नीचे से खिलाड़ियों को मौका मिलता है। जो हमारे पंचायत की निचली से निचली इकाई है, उस इकाई से प्रतिभाग करके यहां तक आने का अवसर मिलता है। और यहां पर प्रतिभाग करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है, और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है, और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची, और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर खेलने के लिए के बाद ही आप सभी राज्य स्तर पर इस खेल महाकुंभ द्वारा अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। आप सभी को देखकर, आप सबके जोश जज्बे को यहां पर जब मलखंभ हो रहा था, मैं कह सकता हूं कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए। तुषार, खेल महाकुंभ 2023 का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो खेल महाकुंभ है वो 2024 उसका शुभारंभ कर दिया है, और इसकी बहुत लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। पहले अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी प्रतियोगिता पूरे प्रदेश भर में हुई, जहां पर करीब 2 लाख बच्चों ने जो इसमें प्रतिभाग किया। और अगर अब बात की जाए तो इसमें जो राज्य स्तरीय पूरा गेम होगा, उसमें करीब 2000 से 6000 बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे, जिसमें एथलेटिक्स सहित 15 प्रतियोगिताएं और हैं, जिसमें जो ये बच्चे प्रतिभाग करेंगे। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से राज्य सरकार लगातार जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए कार्य कर रही है, वो साफ तौर पर नजर आया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जो राष्ट्रीय का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो राज्य का बच्चा होगा, अगर वो राष्ट्रीय का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा तो उसे 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन जो राशि है वो दी जाएगी। साथ साथ ये भी घोषणा की गई है, जिस तरह से लगातार जो सरकार कार्य कर रही है
उसके तहत भी कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी जो सरकार है वो कार्य कर रही है, और जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्य कर रहे हैं कि जो राज्य के बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें लगातार प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड हो, उसकी भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में एक बड़ी घोषणा की है कि अगर कोई बच्चा जो राज्य से खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो अगर राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी कोई खिलाड़ी मेडल लाता है गोल्ड, तो उसे सीधा सरकारी भर्ती दी जाएगी। तो ऐसे में जो लगातार सरकार है वो जो राज्य के खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन दे रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि दूर जी, तुषार, प्रदेश भर से कितने खिलाड़ी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें अगर बात की जाए तो जो ग्राम स्तर में था उसमें 2 लाख जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था, और अगर बात की जाए राज्य स्तरीय की तो इसमें करीब 6000 बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जी, कब तक इसका आयोजन चलता रहेगा? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो 3 से 4 दिन में ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये पूरी प्रतियोगिता है वो खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो प्रथम या फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो खिलाड़ी आएंगे उनको इस बार किट भी बांटी जाएगी ताकि वो प्रोत्साहित हो सके, और साथ साथ जो आने वाले जो उनके गेम्स हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, उसमें बेहतर प्रदर्शन वो कर सकें। जी, अभी किन किन स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? फिलहाल जो हो रहा है वो किस स्तर पर हो रहा है? देखिए, जो अभी हो रहा है वो राज्य स्तरीय हो रहा है, जिसमें जितने भी जिले हैं वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो देहरादून पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है और साथ साथ जो कॉलेज है वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगले साल अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के भी खेल होने हैं। ऐसे में जो सरकार है एक ऐसे सेमीफाइनल की तरह ले रही है, और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है उसे चाक चौबंद रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले साल जो राष्ट्रीय स्तरीय खेल होंगे उसमें भी एक बेहतर व्यवस्था हमें देनी होगी। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और साथ साथ जो खेल मंत्री है रेखा आर्या, वो लगातार कार्य कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये खेल हो रहे हैं काफी प्रोत्साहन देंगे खिलाड़ियों को, और जो राष्ट्रीय स्तर में जो अगले साल होने हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन जो उत्तराखंड है वो करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। काशीपुर में चोरों ने एसबीआई के एटीएम लूट की। काशीपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, आज सुबह तड़के चोरों ने एसबीआई के एटीएम पर हाथ साफ किया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे से चोरों की पहचान करने में जुट गई है। लुटेरे सफेद स्कॉर्पियो से आए थे, लेकिन अभी पुलिस ने मामले के संबंध में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएम में करीब 10 से 12 लाख की नकदी बताई जा रही है। तो वहीं रुड़की में कार सवार लुटेरे एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए, जिसमें लाखों रुपए की नकदी बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिया, जिसके बाद घटना का पता चला। वहीं आला अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो ये 2 तस्वीरें काशीपुर और रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां एसबीआई के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। तकरीबन 10 से 12 लाख की नकदी की लूट की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। और बात करेंगे अगली खबर की। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज मीडिया से रूबरू हुई। रितु खंडूरी ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में जल्द ही 135 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही कोटद्वार बस अड्डे को भी 9 करोड़ की लागत से रिनोवेशन कराया जाएगा। रितु खंडूरी ने कहा कि बरसात में टूटे मालन पुल को 28 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। विधायक ने कहा कि कोटद्वार के विकास के लिए तमाम योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 6 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण शामिल है। धन्यवाद करती हूँ मैं भारत सरकार का कि उन्होंने हमें ये 135 करोड़ दिए हैं एसटीपी बनाने के लिए। हम लोग भी गए और बहुत खुशी की बात है कि जो पैसा हमें मिलना था वो शासन तक पहुँच गया है, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही उसकी टेंडरिंग होगी और उस पर काम शुरू।
और वहीं रुड़की के भगवानपुर में खनन माफिया नई बनने वाली कॉलोनियों में सोनाली नदी से लगातार रेत का भराव कर रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में नवनिर्मित मकानों और कॉलोनियों में सोनाली नदी की रेत भरी जा रही है और इस काम को खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अंजाम दे रहे हैं। पर खनन माफियाओं के इस कारनामे से तहसील प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। इस मामले की खबर जब भगवानपुर तहसीलदार हरिहर अनियाल को पता चली तो उन्होंने कहा कि मीडिया के द्वारा ही मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही वह क्षेत्रीय पटवारी से जानकारी लेकर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इससे पूर्व मेरे संज्ञान में बात नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रकरण मेरे क्षेत्र में है, तहसील भगवानपुर के अंतर्गत है, तो मैं संबंधित लेखपाल से भी तत्काल इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूं और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में अब आप ला रहे हैं तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसमें रिपोर्ट लेकर के निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां थाना हाजा क्लेमेंट टाउन को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके घर में चोरी हुई है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीम का गठित कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 अभियुक्तों को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से चोरी में शामिल वाहन, ताला तोड़ने का सामान, 10,200 रुपए नकदी भी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग अलग अलग शहरों में दिन में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते हैं और जो भी मकान बंद दिखाई देता है उसमें रात में चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद हम 2-3 घंटे आसपास खाली प्लॉट में छुपे रहते हैं। हम कुल 5 लोग चोरी करने आए थे। वहीं हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना जाना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के जगदीशपुर का है, जहां पर कल शाम एक कॉलोनी में हाथियों के झुंड को चहलकदमी करते हुए देखा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही और स्थानीय लोग भी हाथियों को देखने के लिए घरों से बाहर गए, लेकिन हाथी का झुंड बिना किसी डर के अपनी ही मस्ती में कॉलोनी में टहल रहा था और उसके बाद अपने आप ही जंगल की ओर चला गया। वहीं इस विषय पर हरिद्वार के रेंजर शैलेंद्र नेगी ने बताया कि यह हाथियों का झुंड इस रास्ते पर काफी टाइम से आवागमन करता है, जिसके कारण अब यह इस रास्ते पर हैबिचुअल हो चुका है। हमारे द्वारा क्विक रिस्पांस टीम इस झुंड पर लगातार नजर बनाए रखती है ताकि आम जन को किसी भी तरह का कोई खतरा जीवों से ना हो सके। और खबर लक्सर से है, जहां तहसील के न्यामतपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा पेयजल पाइपलाइन का विरोध किया जा रहा है। बता दें, ग्राम पंचायत मिर्जापुर सादात में पेयजल विभाग द्वारा ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया, जिसमें गांव न्यामतपुर में भी पेयजल के लिए पाइपलाइन को दूसरी ग्राम पंचायत मिर्जापुर सादात के टैंक से ही जोड़ा जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि जो पाइपलाइन न्यामतपुर ग्राम में बिछाई जा रही है उसे दूसरी ग्राम पंचायत के टैंक से जोड़ा जा रहा है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत अलग है। इसका टैंक हमारी ग्राम पंचायत में होना चाहिए। दूसरे ग्राम पंचायत से यहां पर पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंची पाइप यहाँ न्यामतपुर के लिए 2 किलोमीटर की दूरी है उसकी। यहाँ पानी तो आना नहीं यहाँ से गाँव में। हम तो ये कह रहे 4 इंची पाइप डाल दो, वहाँ से लाई इनकी। कल इन्होंने 4 इंची बोल दिया था, अब 3 इंची बोलने लगे डालने के लिए। मैडम है कि यो साहब वो अब आई थी, उसने बोला हम एक्शन साहब के लेटर पैड पर लिखवा के ला के देंगे, 4 इंची पाइप डाल देंगे लाइन से लेके यहाँ तक। अब 3 इंची डाल रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां सर्दियों का सीजन शुरू होते ही क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने लक्सर के शेखपुरी गांव के एक निजी डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा के घर पर घुसकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय डॉक्टर और उसका परिवार घर से बाहर गया था। वापस लौटने पर उन्हें वारदात का पता लगा। डॉक्टर के अनुसार वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ किसी काम से बाहर गए थे। उनके घर पर ताले टूटे हुए मिले और 1,80,000 के साथ कई तोले सोने की चोरी हुई। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में देर रात एक बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया। जिला आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार देर रात को फायर ब्रिगेड को आग के लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई। तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। साथ ही पुरोला फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और
आग को फैलने पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और रामनगर में एक व्यक्ति अपनी बाइक से घर वापस जा रहा था कि इसी बीच रास्ते में एक अज्ञात कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए 108 की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। शक्ति मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई ने एक वाहन ठोक के चले गया, ये वहाँ पे गिरे और उसके बाद इनकी वो 108 आई। 108 के बाद यहाँ रामनगर हॉस्पिटल में लाया गया तो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया है। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों हल्द्वानी संरक्षण गृह में रह रहे नाबालिग ने आरोप लगाया कि संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों ने उससे गलत काम करवाया। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि मामले की कार्रवाई में विभागीय अधिकारी दीपा को निलंबित किया गया है, जबकि होमगार्ड को वापस भेजा गया है। आपको बता दें कि मामले में 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी मुख्य प्रोविजन अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करेगी, जो 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। मंत्री ने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संरक्षण गृह में एक 15 साल की बालिका के द्वारा यह कहा जाना कि संरक्षण में जो हमारे कर्मचारी विभाग के हैं उनके द्वारा उनसे कुछ न कुछ गलत कार्य जो है वो करवाया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, अखबारों के माध्यम से आया, त्वरित उस पर कार्रवाई हुई। बच्ची के इस कथन पर विभाग के जो नियमित कर्मचारी थी दीपा, उसे सस्पेंड भी किया गया। एक कर्मचारी थी होमगार्ड की, उसे होमगार्ड डिपार्टमेंट को वापस करा गया। इसके साथ ही 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें हमारे मुख्य प्रोविजन अधिकारी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां एकेश्वर क्षेत्र में बाढ़ का आतंक लगातार जारी है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। जिला अधिकारी ने एक क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वन विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि क्षेत्र में 18 और 19 दिसंबर को स्कूल भी बंद रहेंगे। और देहरादून में यातायात के सुचारू संचालन को लेकर अवैध रूप से संचालित की जा रही ठेली वालों तथा सड़क अतिक्रमण पर यातायात को प्रभावित करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों द्वारा लगाए जा रहे रिंग के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ्लाइंग हॉक अभियान चला रहे हैं। ड्रोन कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए शहर के व्यस्त मार्गों पर चल रही दुकानों में 34 ठेले और 15 रिंग को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जब्त किया गया। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा की गई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और अभियान लगातार जारी रहेगा। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद से विपक्ष सरकार को लगातार प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर हल्ला बोल रहा है। वहीं भाजपा भी यह दावा कर रही है कि इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने में लगी है। दरअसल महिला उत्पीड़न का ऋषिकेश से एक मामला सामने आया है, जिसमें 11 दिन बाद एक युवती की लाश जंगल में मिली, जिसके बाद उसके प्रेमी को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन इस मामले में ढिलाई का आरोप लगा रही है। साथ ही भाजपा ये दावा कर रही है कि हम इस मामले का जल्द ही खुलासा करेंगे। शिक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं जो हैं प्रदेश में सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से अभी जो मैटर आया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और पूरी तह तक इसकी जांच होगी कि किस तरीके से जो है ये इस घटना को किसने अंजाम दिया, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में जिस प्रकार से हमारी देवी स्वरूपा जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है और हम इस तह तक जाएंगे कि कहाँ से ये चीज़ें जो हैं, कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं और इसमें बहुत
बहुत सख्त जिस प्रकार से नियम भी बने हैं और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ के जो है हम लोग कानून के हवाले साथ हैं। उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है महिला अपराधों के अगर मामले देखें तो। समाचार पत्र अगर हम आज का ही उठाएं तो 4-5 ऐसी खबरें एक समाचार पत्र में छपी हैं जिसमें चारों तरफ उत्पीड़न की बातें हैं। कहीं उत्तरकाशी की अमृता रावत को 19 वर्षीय अमृता रावत फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। अंकिता भंडारी को आज 1.25 साल होने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। मूक बधिर और दृष्टि बाधित संस्थाओं में 113 नाबालिग बच्चों के साथ वर्षों से दुष्कर्म होता रहा। कल की खबर है कि संरक्षण गृह में एक नाबालिग बच्ची को इलाज के बहाने से ले जाया जाता था और परोसा जाता था, उसके साथ भी दुष्कर्म की बात सामने निकल कर आई। और कोरोना के बाद अब चीन में इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल रही है। यह महामारी बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारी को लेकर DMM डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि इन्फ्लुएंजा सांस संबंधी बीमारी है। यह अपना स्ट्रेन भी बदलता है जिसमें फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षण सांस फूलना, बलगम आना, फेफड़ों में जकड़न होना देखे जाते हैं। इसको लेकर अस्पताल की मेडिसिन OPD में अलर्ट जारी किया गया है कि अगर कोई भी इससे संबंधित केस आता है तो उसकी पूरी जांच करवाई जाए। फैल रही है उसका आगे गुंजाइश तो है ही कि वो आगे इधर आ सकती है, तो उसी उसमें क्या किया है कि इन्फ्लुएंजा मतलब एक छाती से संबंधित बीमारी होती है और ये अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इसीलिए फेमस होता है। तो इसमें मरीजों को दिक्कतें सांस की ही रहती है, जैसे सांस फूलना हो गया या फिर बलगम आना हो गया, जकड़न हो गई, इस तरह की परेशानियां रहती है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।